हेलो स्टूडेंट, मैं कल्याण गिरी आपके सामने 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण गुणधर्मों में आवर्त का लेकर है। ठीक है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान का भाग है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्रकृति में 114 तत्व है, लेकिन एक साथ में तत्वों की इतनी खोज नहीं हुई। पहले 30 तत्वों की हुई, 33, 63 की हुई, फिर धीरे 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 तत्वों की खोज हुई। तो किस तरह से इनकी खोज हुई, ये इतने सारे तत्व है, इनका अपने किसी न किसी तरह से महत्व है, तो इनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। तो इनका वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? पहला है, तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? देखो, हम किराने की दुकान पे जाते हैं तो अपने को सब व्यवस्थित मिलता है। जैसे कि बिस्किट है एक तरफ होते हैं, चॉकलेट एक तरफ होती है, बाकी सामान अलग है, इस तरह से होता है। मेडिकल की दुकान पे जाते हैं तो मेडिकल वाला अपने को जो भी डॉक्टर ने लिखा होता है फटाक से अपने को क्या करता है, टैबलेट दे देता है, क्योंकि वो सारी व्यवस्थित होती है। ठीक है, और ढूंढने नहीं लगता है वो कहाँ होता है, ए नाम वाली, बी नाम वाली, सी नाम वाली, इस तरह से सारी व्यवस्थित होती है। इसी तरह से अपने आवर्त सारणी में तत्वों को भी क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो इन तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? इसके आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण दिया। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया गया है वो था डॉबेराइटर। ठीक है, तो डॉबेराइटर ने तत्वों का वर्गीकरण किया। उसके बाद दूसरा है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना आश्चर्य सिद्धांत दिया, फिर लोथर आए, फिर मेंडलीव आए, फिर आधुनिक आवर्त। तो इन सभी तत्वों का वर्गीकरण करना क्या आवश्यक है? क्योंकि कोई ना कोई तत्व अपने लिए किसी न किसी तरह से बहुत ही उपयोगी है, तो वो सभी एक ही तरह के, एक ही गुणधर्म वाले तत्व एक ही तरफ रह सके, ताकि उनका अपने नेचर में एक ही जैसी क्षमता वाले तत्वों का पता लगा सके और उनका अपने जीवन में उपयोग ले सके। इस दृष्टि से तत्वों का वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। अब इन तत्वों के वर्गीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई? तो तत्वों के वर्गीकरण की उत्पत्ति, सेकंड पॉइंट है, तत्वों के वर्गीकरण की उत्पत्ति। यानी तत्वों का वर्गीकरण आखिर हुआ कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले अपना है डॉबेराइटर। पहले देखेंगे अपने डॉबेराइटर। डॉबेराइटर ने क्या किया? त्रिक नियम दिया था। डॉबेराइटर का त्रिक नियम। देखो, डॉबेराइटर ने क्या किया, उस वक्त जो ज्ञात तत्व थे उन तत्वों का तीन तत्वों का जोड़ा बनाया। उन्होंने क्या किया, उन तीन तत्वों का जोड़ा बनाया और उन्होंने बताया कि उस त्रिक यानी तीन तत्वों में बीच वाला जो तत्व है उसका द्रव्यमान या परमाणु भार कैसे अन्य दो तत्वों के उसके बराबर होता है। ये इन्होंने नियम दिया। यानी इस नियम के अनुसार क्या होगा? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के, अन्य दो अन्य दो तत्वों
के औसत के बराबर, औसत के बराबर होता है। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इस नियम में हमने क्या किया, तीन तत्वों का जोड़ा बनाया। ठीक है, इन्होंने तीन तत्वों का जोड़ा बनाया था। ठीक है, जिसे क्या कहा था, जिसे त्रिक कहा। और इस त्रिक में क्या था, बीच वाला तत्व था उसका परमाणु भाग क्या था, अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर था। जैसे कि हम तीन तत्व लेते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन तत्व लिए। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। ठीक है, या प्रोटॉन संख्या भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों समान है। सोडियम का कितना होता है, 11, और पोटेशियम का कितना होता है, 19। ठीक है, दूसरा है न्यूट्रॉन की संख्या, लिथियम में कितनी होती है, 4। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या ज्ञात किया जाता है, द्रव्यमान संख्या, या कह सकते हैं परमाणु भाग। ठीक है, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7। इसी तरह से सोडियम का परमाणु क्रमांक को, प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को कितने होते हैं, 11, और न्यूट्रॉन कितना होता है इसमें, 12। 11 और 12 कितने हो गए, 23। ठीक है, इसी तरह से पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या होती है 20। 19 और 20 कितने होते हैं, 39, 39। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो बहुत ही बाद में पता लगा है, पहले द्रव्यमान के आधार पर ज्ञात किया जाता था। ठीक है, तो लिथियम का द्रव्यमान है या परमाणु भार है 7, सोडियम का है 23, और पोटेशियम का है 39। इनके बारे में पता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या कहा था कि डॉक्टर ने 3 तत्व लिए थे, ये देखो 3 तत्वों का जोड़ा है, 3 तत्व है। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन 3 तत्वों में बीच वाला तत्व कौन सा, सोडियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार बीच वाला तत्व का परमाणु भार, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 है। अन्य दो तत्वों के औसत कितने, तो अन्य दो तत्व कौन सा है, लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, औसत क्या करना पड़ेगा। तो इन दोनों तत्वों का औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा इन दोनों का राशियों का योग, यानी दोनों का योग कितना है, इसका दे रखा है द्रव्यमान 7 लिखेंगे, जबकि पोटेशियम का द्रव्यमान 39, 39। ठीक है, और राशि कितनी है, 2 का भाग दे दो, तो कितने हो गए, 39 और 7 को जोड़ दो, हो गए 46, और 46 में 2 का भाग दिया जाता है 23। ठीक है, इसका इन दोनों का औसत है 23, अन्य दो तत्वों का औसत भी 23, और बीच वाले तत्व का परमाणु भार भी कितना है, 23। इस तरह से इस नियम की पुष्टि होती है। और इन्होंने जो नियम दिया, इसमें 3 थे तत्व, तो त्रिक का, और इस त्रिक में बीच वाला जो तत्व था उसका द्रव्यमान 23 था, अन्य दो तत्वों को औसत के बराबर था, ये दोनों का औसत हो गया 23। इस तरह से इस नियम की पुष्टि होती है। इन्होंने और भी नियम और उदाहरण दिए थे। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, कैल्शियम, इन सभी के ऊपर किसी तरह से द्रव्यमान को लगा के हल करेंगे तो इनका भी क्या होगा, इसी तरह से सैम लगभग समान आएगा। लेकिन ये नियम है सारे 3 तत्वों के ऊपर लागू नहीं होंगे। शुरुआत के तत्वों का इसका जोड़ा बना है, उसको ये नियम
सही साबित हुए। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई तो ये नियम आगे के तत्वों का 3-3 जोड़ा बनाने पर बीच वाले तत्व का अन्य दो तत्वों को सबके बराबर योग नहीं आ बराबर नहीं आ पाया। इस तरह से इस नियम में बहुत सारी कमियां हैं। इस कमियों को दूर करने के लिए दूसरा जो नियम आया वो दिया था हमने न्यूलैंड से। ठीक है, तो दूसरा नियम है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। दूसरा है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत को, नियम को, प्रिंसिपल को। ठीक है, देखो अष्टक इन्होंने जो अष्टक सिद्धांत दिया है, ठीक है, न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने, तो इन्होंने क्या किया, उत्सुक ज्ञात, ठीक है, उत्सुक ज्ञात तत्वों के लिए 7 वर्ग होते हैं। ठीक है, जिस तरह से संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 7वां सुर होता है, 8वां सुर वही होता है जो कि पहला है। जैसे कि सा से स्टार्ट करें, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए, वापस सा करते तो वापस पहला होगा वही है, 8वां सुर वही होता है जो कि पहला है। ठीक है, इसी तरह से डॉबेराइमर ने जो सारणी दी उसमें भी 7 वर्ग थे, 7 वर्ग थे, और प्रत्येक तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तो प्रत्येक जो 8वां तत्व था उसका गुणधर्म पहले वाले तत्व के क्या था, समान था। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपनी सारणी दी। ठीक है, जैसे कि उसको ज्ञात तत्वों की सारणी ली, ले, ब, ठीक है, उसको ज्ञात में 7 वर्ग जैसे आपके सामने नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, संगीत के सुर के लिए तो सा रे गा मा पा धा नी और वापस सा। जिस तरह से संगीत में 7 सुर होते हैं, 8वां सुर वही होता है जो पहला सुर है। ठीक है, उसी तरह से न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत है, इसकी सारणी में 7 वर्ग थे, 7 वर्ग के बाद में जो 8वां जो तत्व आता है, इन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बढ़ते हुए भार के क्रम में बड़े व्यवस्थित है। तो प्रत्येक 8वें तत्व है, 7 तत्वों के 8वां जैसे कि यहाँ लिखा है, 7 के लाइन से 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कौन सा, सोडियम। तो सोडियम पहला कौन सा है, लिथियम। तो सोडियम का जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो लगभग लिथियम के क्या होंगे, समान होंगे। इस तरह से मैग्नीशियम के, बेरिलियम के समान होंगे, एल्युमिनियम के, बोरॉन के। इस तरह से प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले वाले तत्व के क्या होगा, समान होगा। इस तरह से न्यूलैंड ने अपने सिद्धांत की तुलना संगीत से की। ठीक है, और संगीत से तुलना करके बताया था कि जिस तरह संगीत में 7 सुर के बाद 8वां सुर वही होता है जो पहला है, उसी तरह से उसकी सारणी में भी प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले वाले तत्व के का समान है। लेकिन इस नियम की भी सीमा है, कैल्शियम तत्व सही होता है लेकिन धातु तत्वों के लिए ये नियम लागू नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे और तत्वों की खोज भी वगैरह हुई जिनको वर्ग से करना मुश्किल था। ठीक है, इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए वो थे लॉथर मेयर। ठीक है, लॉथर मेयर, तो लॉथर मेयर ने अपनी सारणी दी
सारणी। देखो लोथरबेग ने क्या किया, परमाणु भार, आयतन, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हो गया और आयतन, गलनांक और पतनांक, इनके आधार पर एक वक्र दिया, ठीक है, और उस वक्र में समानता के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, ठीक है। लेकिन ये भी लगभग मेंडेलिव की बाद में दी गई थी, मेंडेलिव ने पहले किया, इसलिए इसको ज्यादा मान्य नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में जो अपने वैज्ञानिक आए वो थे मेंडेलिव। तो मेंडेलिव की सारणी, मेंडेलिव का सिद्धांत कुछ होता है, मेंडेलिव का सिद्धांत। देखो मेंडेलिव ने जब अपना प्रयोग किया उस वक्त 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन 63 तत्वों को प्रत्येक को क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हुए उनके गुणों में समानता, भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर उनको अलग अलग किया और फिर उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया और एक सारणी दी, ठीक है। इनकी सारणी में 8 वर्ग थे, 8 वर्ग, इनकी सारणी में 8 वर्ग थे और प्रत्येक वर्ग को 7 वर्ग को तो 2 भागों में बांटा था, ए और बी, जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट को 2 भागों में बांट दिया, इसी तरह से सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, इस तरह से इसकी सारणी में कितने 8 वर्ग थे। 8 वर्गों को आपके सामने पहले मैंने रख दिया। इन 8 वर्गों में से 7 को प्रत्येक को 2 भागों में बांटा, जैसे कि पहले को मैंने आपके सामने रख दिया, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, इसी तरह से हो जाएगा सेकंड बी, थर्ड का हो जाएगा थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ का हो जाएगा फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ का भी फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स का भी सिक्स ए, सिक्स बी, सेवन का भी सिक्स, सेवन ए, सेवन बी, इस तरह से 7 तो ये था, लेकिन 8 में क्या किया, 3 भागों में बांटा, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने उपवर्ग बनाया, यानी इसकी सारणी में 8 वर्ग थे और प्रत्येक वर्ग के 2 क्या थे, उपवर्ग थे, जबकि 8 वर्ग के 3, ठीक है। ये इनकी सारणी दी थी। इन्होंने क्या किया था, अपनी जो सारणी दी थी, उस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, ठीक है, और एक आवर्त नियम दिया था। तो मेंडेलिव की आवर्त सारणी का, मेंडेलिव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या है, आवर्त नियम, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। तो मेंडेलिव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या है, तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। ये मेंडेलिव की आवर्त सारणी का नियम है। हम सामान्य ये कह सकते हैं कि मेंडेलिव का भी आवर्त सारणी में वो तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। लेकिन बहुत सारी आवर्त सारणी में कमियां हैं, जैसे कि टेल्यूरियम, जिसका परमाणु भार क्या होता है, आयोडीन से अधिक होता है, लेकिन परमाणु भार अधिक होते हुए भी उसने क्या किया, आयोडीन से पहले रखा। इस तरह से इसके नियम की क्या होती है, ये पहली कमी, ठीक है। इस तरह से इसने सारणी परमाणु के भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था और इसी के आधार पर इसने सारणी दी। लेकिन कहीं कहीं इसने क्या किया, परमाणु भार अधिक होते हुए भी कम परमाणु भार वालों से पहले रखा, यानी अधिक वालों को पहले रख दिया और कम वालों को बाद में रख दिया। इस तरह से इसने सारणी दी। तो ये इसकी बहुत सारी कमियां आवर्त सारणी में अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा इसने गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया, एक ही समानता वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा था, जबकि असमानता वालों को अलग रखा।
लेकिन इसके सामने में कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें समान होते हुए भी उन तत्वों को क्या किया, अलग रखा। तो इसके लिए उन्होंने क्या की, दूसरी कमी की। इसके अलावा इसमें से सारणी भी, उसमें सारणी में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस तरह से पूरी सारणी है। इसके नीचे इन्होंने क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ा, रिक्त स्थान छोड़ा और नाम दे दिया, जैसे कि सिलिकॉन के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा और नीचे इसका नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम, एका एलू, नीचे एका एल्यूमिनियम। इसी तरह से सिलिकॉन के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा, उसका नाम दे दिया एका सिलिकॉन। रिक्त स्थान छोड़ा और इसको भविष्यवाणी की कि आगे जो तत्व होंगे वो यहाँ व्यवस्थित होंगे और उसके अनुसार हमारे संस्कृत एका यानी बाद में आने वाले एल्यूमिनियम से बाद में आने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा और एका एल्यूमिनियम नाम दे दिया। इस तरह से सिलिकॉन के बाद में आने वाले तत्वों के लिए एका सिलिकॉन नाम दे दिया और बाद में जब तत्व खोजे गए तो इनकी जगह तत्वों के नाम दे दिए गए, जैसे कि गैलियम, गैलियम की खोज की जगह एल्यूमिनियम की जगह गैलियम को रख दिया और सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को बाद में स्थान दिया गया। ठीक है, एका सिलिकॉन की जगह इसको रख दिया गया। इस तरह से बाद में तत्वों की खोज हुई, उसके अनुसार तत्वों को नीचे जगह देते गए। तो ये इसकी क्या थी, समान गुणों को भी अलग अलग रखना, अधिक द्रव्यमान होने के बावजूद भी पहले रखना। ठीक है, ये क्या की कमी थी। तो इसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मंडलिक की सारणी से ली गई, लेकिन इसमें इसका दीर्घ रूप दिया गया। ठीक है, जिसके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।